नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके आगे के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास कई चरणों में होता है। विकास जो सिर से पैर यानी कि सिर पदाभिमुख, सिर से लेकर के पैर की तरफ जिस दिशा में होता है, यह सिद्धांत क्या व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। अगर आप, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्रश्न की भाषा और अर्थ समझ जाएंगे तो आंसर निकालना बहुत ही सिंपल हो जाता है। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार ऐसा हो भी रहा है। और स्पेशली मेरे भी स्कोर करने का जो राज था वो सिर्फ यही था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया था। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे ए, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, मतलब जो भिन्न भिन्न कार्य हैं उनसे सभी को एक करके आगे की ओर बढ़ना। क्या यह सिर पदाभिमुख यानी कि सिर से लेके पैर की तरफ विकास वाला सिद्धांत बताता है? या ऑप्शन बी है सिर से पैर की ओर, या ऑप्शन सी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, या ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। तो इसका तो आंसर मैं अपनी व्याख्या में ही बोल चुकी हूँ कि सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जब बच्चे का भाषा विकास होता है उस समय उसके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय कौन सा होता है? ऑप्शन 1 दिया गया है, मतलब ए मध्य बचपन का समय, या ऑप्शन बी वयस्कावस्था का समय, या ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन का समय, या ऑप्शन डी जन्म पूर्व का समय। देखिए, जन्म पूर्व का समय, अभी जन्म हुआ ही नहीं है तो भाषा का विकास किस प्रकार हो जाएगा? पहला था मध्य बचपन का समय। पहला क्या था? मध्य बचपन का समय। देखिए, बचपन और मध्य बचपन, बचपन के स्टार्टिंग से ही बच्चा कई प्रकार के छोटे मोटे शब्दों को बोलने लगता है। वयस्कावस्था, अब वयस्कावस्था जब बच्चा वयस्क हो गया है तो वह अच्छी खासी भाषा बोल लेता है और भाषा पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना लेता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 3 यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय। यह बच्चा के भाषा विकास का सबसे संवेदनशील समय होता है। यहाँ पर बच्चा भाषा सीखना प्रारंभ करता है जिस समय उसे भाषा के लिए बिल्कुल सही तरीके से बोलना, उसके सामने सही शब्दों को दोहराना, ताकि वो उन्हें सुन करके सही तरीके से बोल सके। उच्चारण पर विशेष ध्यान देना। अगला प्रश्न देखेंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। एक कक्षा 6 की लड़की है जो खेल कूद जैसी योग्यताओं में असाधारण प्रदर्शन का मतलब होता है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। जो वह लड़की है उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। जो उसके माता पिता हैं वह उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं और सप्ताह के अंत में उसे स्वयं प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये पूरी घटना है, कक्षा 6 की लड़की खेल कूद में एक असाधारण प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे खुद प्रशिक्षित भी करते हैं। तो इसका जो सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं कि उसकी जो क्षमताएं हैं वह इन दोनों की प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो किन दोनों की? ऑप्शन ए है वृद्धि एवं विकास की, या ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की, या ऑप्शन सी है अनुशासन और पौष्टिकता की, या ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और पर्यावरण की। फटाफट से अपना आंसर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि इसमें गलत क्या हो सकता है। वृद्धि और विकास की, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वृद्धि भी हो रही है और विकास भी हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वह सिर्फ उसी में हो रहा है, अन्य बच्चों में भी हो रहा है जिसमें उसके माता पिता और उसका दोनों का कोई समायोजन नहीं मिल रहा है। क्योंकि वृद्धि और विकास लड़की में स्वयं हो रहा है, सिर्फ लड़की में हो रहा है, उससे उनकी माता पिता का विकास नहीं हो रहा है। अगला देखेंगे स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की।
यानी कि स्वास्थ्य अच्छा है और प्रशिक्षण अच्छा मिल रहा है इसलिए यह प्रतिक्रिया हो रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी हम आगे के ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि जो सीटेट है वह आपके लगभग 2 से 3 आंसर वहाँ पर राइट होते हैं। हमें चुनना होता है सबसे ज़्यादा राइट, कौन सबसे सटीक आंसर बता रहा है। ऑप्शन सी अनुशासन और पौष्टिकता था। पौष्टिकता का अगर हम किसी भी बच्चे को अनुशासन में रखें और पौष्टिक भोजन दें तो क्या वह इसी तरीके का बन सकता है? जरूरी तो नहीं है। ऑप्शन डी है अनुवांशिकता और पर्यावरण का, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो उसके अनुवांशिक लक्षण है वह भी कुछ उसकी माता पिता से आए हैं जिसमें उसके माता पिता का भी पार्टिसिपेट है। और दूसरा है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, उसे ऐसा इन्वायरमेंट भी दिया जा रहा है जिसमें उसे एक्सरसाइजेज करवाना, उसका प्रशिक्षण करवाना, उसे सप्ताह के अंत में प्रशिक्षण देना, तो उसकी एनवायरनमेंट एंड हेरेडिटी दोनों चीज़ों के कंबाइनेशन की वजह से ही वह लड़की इस प्रकार असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर पा रही है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखिए, इस प्रश्न में हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना था कि ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना था जिसमें माता पिता की भी सहयोगिता हो और जो बच्ची है उसका भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट हो। तो इन दोनों की प्रतिक्रिया का परिणाम निकलना चाहिए जो लड़की बन करके तैयार हुई है। तो उन दोनों की प्रतिक्रिया किस में हो रही है? अनुवांशिकता और पर्यावरण में। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। जो सामाजिकरण है उसके गौण वाहक, देखिए एक प्राइमरी होते हैं, एक द्वितीयक होते हैं और एक गौण होते हैं। तो विद्यालय और आस पड़ोस, सबसे पहले जान लेंगे कि जो सामाजिकरण के प्राथमिक बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे होते हैं सामाजिकरण, वह हमारा परिवार होता है। परिवार से ही बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। उसके बाद द्वितीयक में हमारे आ जाता है जैसे विद्यालय है, आस पड़ोस है, इस प्रकार की चीज़ें। तो गौण में हम देखेंगे क्या विद्यालय और पास पड़ोस, या ऑप्शन बी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या ऑप्शन सी परिवार और रिश्तेदार, या ऑप्शन डी परिवार और पास पड़ोस। तो सामाजिकरण की भूमिका में गौण वाहक के रूप में कौन होते हैं? तो जल्दी से अपना आंसर चूज करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। प्राथमिक होते हैं आपके परिवार और द्वितीय को ही गौण में भी देख सकते हैं कि यह होते हैं आपके विद्यालय और पास पड़ोस में बच्चा सामाजिकरण सीखता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर परिवार है, यहाँ पर भी परिवार है, तो ये तो प्राइमरी हो गया, इसलिए ये दोनों आंसर आपके रॉन्ग हो गए। तो बहुत आंसर जो एलिमिनेट करना होता है बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि सामाजिकरण की पहली प्रक्रिया, पहली पीढ़ी ही कौन है? परिवार। तो परिवार इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, परिवार इसमें भी है ये भी नहीं होगा। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है? तो पहली बात तो साइकोलॉजी में आपके गिने चुने साइकोलॉजिस्ट पूछे जाते हैं, जैसे लेव वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, कोहल वर्ग हैं, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है, ऑप्शन ए सामाजिक अनन्योक्रिया, या ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, या ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, या ऑप्शन डी संतुलन। तो फटाफट से अपना आंसर करेंगे। देखिए, एक आपको कोड वर्ड बताया देती हूँ, कभी भी कोई भी आंसर समझ ना आए तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्यों? अगर लेव वाइगोत्स्की प्रश्न में दिया गया और आपको आंसर में कहीं पर भी सामाजिक शब्द मिल जाए, आपको कुछ ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, आपको ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, उसकी भाषा ही नहीं समझनी है। प्रश्न में लेव वाइगोत्स्की अगर लिखा है तो आप ऑप्शन में आके सामाजिक ढूंढो, सामाजिक शब्द किस ऑप्शन में आया है। जहाँ पे भी सामाजिक शब्द दिख जाए बस वहीं पर आपको टिक मार देना है, और मैं गारंटी लेती हूँ कि 99.9% आपका आंसर राइट ही होगा। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है वह सामाजिक अन्योन्यक्रिया, यानी कि बालक समाज के द्वारा ही अपना संज्ञानात्मक विकास कर सकता है, ऐसा लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। जबकि अगर पियाजे की बात की जाए तो वहाँ स्कीमाज की बात आ जाती है, या आपके संज्ञानात्मक स्तर की बात आ जाती है, तो उस चीज़ में आंसर आपका पियाजे चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं। देखिए, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत दिए जिसके अंतर्गत उन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई, जिसमें आपके पूर्व अवस्था, उत्तर अवस्था और परंपरागत अवस्था, इस प्रकार की उन्होंने लगभग 3 अवस्थाएं दी। उसके अनुसार आप यह बताएंगे कि कौन सी इसमें अवस्था आ रही है, या कौन सा जो बच्चे के अंतर्गत सोपान है वह विकसित हो रहा है। प्रश्न आपके सामने है, समस्या, यानी कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए।
यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ साफ सीधी बात है कि बच्चे के अंदर अभी ये चीज़ विकसित नहीं हो पा रही है कि मुझे ईमानदार रहना एक अच्छी आदत है, ईमानदार रहना ही चाहिए, ये तर्क उसके अंदर नहीं आया, बल्कि वह ईमानदार क्यों होना चाहता है, ताकि वह अपने माँ बाप का प्रिय बन सके। बाकी उसे ईमानदार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या ऑप्शन बी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अनुकूलन, या ऑप्शन डी दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। फटाफट से अपना आंसर करेंगे। देखिए, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो मैंने प्रश्न पढ़ते ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर बच्चा इसलिए नैतिक व्यवहार नहीं सीख रहा है कि मुझे ईमानदार रहना है ताकि वह अच्छा बन सके, उसे इसलिए सीखना है क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए अच्छा बन सके। तो उसे क्या बनना है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो ऐसा वह क्यों कर रहा है अपने व्यवहार में अनुकूलन, ताकि वह अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन सके। इसमें 3 स्टेजेज में जो पहली स्टेजेज होती है वह होती है आपकी मतलब किसी डर या कानूनी कार्यवाही दंडात्मक प्रयोग के कारण बच्चा डर की वजह से अपने खाने वाले किसी भी चीज़ का हिस्सा अपने भाई को दे देता है। दूसरा जब स्टेजेज आती है तो वह क्या करता है, वह इसलिए दे देता है ताकि वह मम्मी पापा का अच्छा बन सके, यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, जिसका एक उदाहरण ये भी है। तीसरी स्टेज आती है जिसमें बच्चे के अंदर स्वयं से संवैधानिक मूल्यों नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है। इसके साथ साथ वह स्वयं से तर्क करके चीज़ों को समझने लगता है। तो ये 3 स्टेजेज आपकी नैतिक व्यवहार की बताई हैं कोहल वर्ग ने। नेक्स्ट देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम है उसके लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन बी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, या ऑप्शन सी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन देना, इससे बच्चे का जो अधिगम है वह और भी अच्छा हो सकेगा, या ऑप्शन डी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो थोड़े से तो कथन ऐसे बता दूं ओरली आपको कि जीन पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक माना है। उन्होंने बच्चे को सक्रिय खोजकर्ता, सक्रिय खोजबीन करता, इसके साथ साथ एक दूरदर्शी व्यक्ति भी माना है। जीन पियाजे का ऐसा मानना है कि बच्चा कई सारी अद्भुत क्षमताओं के साथ जन्म लेता है, उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, वह अपनी जो डेवलपमेंट है, विकास है अपने दिमाग का, वह लेकर के ही पैदा होता है। प्रत्येक बच्चा अगर जो है थोड़े नॉर्मल बच्चों की बात करें कि जनरली जो बच्चे हैं वह सभी संज्ञानात्मक विकास के साथ ही पैदा होते हैं, जिनका जो विकास है धीरे धीरे हर चरण में होता चला जाता है, जिसके आधार पर इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अधिगम के लिए जो सबसे आवश्यक उन्होंने बताया है, तो इसमें जो आपका आंसर राइट हो जाएगा, अभी तक आपने ज़रूर अपना आंसर कर लिया होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और अगर इससे भी आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जिस भी ऑप्शन में बच्चा सक्रिय है, बच्चा स्वयं से कर रहा है, बच्चा रचना कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, बच्चा ढूंढ रहा है, बच्चा चीज़ों के लिए बोल रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उत्सुक है, प्रोत्साहित है, ये सारी चीज़ें यदि बच्चे के साथ हो रही हैं तो वह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ यदि बच्चा किसी भी क्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, बच्चा प्रश्नों को पूछ रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना है और उसे क्या करना है, प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो। बाकी ये प्रश्न आपका बहुत ही सरल है। अगर आपने जीन पियाजे को कहीं भी पढ़ा है, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, तो आप ये आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। और अगर आपको जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग के संबंधित थ्योरी और इनके लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इन सभी चीज़ों को इतने ईजी फॉर्म में बता दूंगी कि आप देखते ही अपना आंसर कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो चुकी होगी, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा है कि जो बच्चा होता है वह वर्तमान योजनाओं के अनुरूप अपने नवीन जानकारी में संशोधन कर लेता है और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन कर लेता है। तो जब बच्चा नवीन जानकारी के आधार पर
पुरानी जानकारी में संशोधन करता है उस घटना को क्या कहते हैं, या जब पुरानी जानकारी के आधार पर नवीन जानकारी में संशोधन करता है उस घटना को क्या कहते हैं। तो इन दोनों ही घटनाओं को क्रम से बताएंगे, यानी कि वर्तमान योजनाओं के अनुरूप नवीन जानकारी में संशोधन करना क्या समावेशन कहलाता है, और पुरानी जानकारी के आधार नई जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करना क्या अनुकूलन कहलाता है। तो पहली बात तो जान लेंगे कि इन्होंने समावेशन और अनुकूलन दो शब्द बताए हैं, अब उनका अर्थ क्या है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी है सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन सी है समावेशन और समायोजन के रूप में, या ऑप्शन डी है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा समावेशन और समायोजन के रूप में। जब बच्चा वर्तमान की योजनाओं के अनुरूप, यानी नई जो जानकारी उसने आज वर्तमान में कोई चीज़ देखी है उसके आधार पर नवीन जानकारी में संशोधन, नई जानकारी में संशोधन कर लेता है, और नवीन जानकारी के आधार पर उसने जो नई जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर पुराना जो उसने कभी सीखा होगा उसमें संशोधन कर लेता है। जैसे उसने पहले सीखा था कौवा उसने सीखा था, लेकिन उसे ये पता था कि कौवा एक पक्षी है, उसने देख ली कोयल, अब उसका दिमाग कंफ्यूज कि मैं कोयल कहूँ या कौवा कहूँ, मैंने तो कौवा ही देखा था। अब उसने देखा कि जो इसकी आवाज़ है वो काँव काँव है, और लेकिन जो कोयल देखी थी उसकी आवाज़ मधुर है, कूँ कूँ है। तो उसने क्या किया, तुरंत संशोधन कर लिया अपने दिमाग में कि मैंने जो है पहले देखा था वह कौवा था, उसको और कोयल को मैं कैसे अलग करूँगा, क्योंकि पहले जो चीज़ मैंने देखी वह पक्षी थी, अभी मैं आवाज़ के आधार पर अंतर कर पा रहा हूँ। तो ये उसने पुरानी जानकारी में नई जो वर्तमान में घटना हुई उसके आधार पर संशोधन और समावेशन कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा समावेशन एवं समायोजन के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, किसी भी प्रगतिशाली कक्षा की जब व्यवस्था है उसमें जो शिक्षक है उस वातावरण को किस प्रकार से अधिगम के लिए सुलभ बनाता है, सुगम बनाता है। ऑप्शन ए नियामक के रूप में, ऑप्शन यह नियामक है, ऑप्शन बी है समावेशन को हतोत्साहित करके। तो पहली बात तो हतोत्साहित करना ही नहीं है, हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखेंगे, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा हमेशा की तरह खोज को प्रोत्साहन देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको सक्रिय दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कुल कई प्रकार की मिलाकर के 12 बुद्धियों का वर्णन किया है। पहले 10 और अभी 12 बुद्धियाँ उन्होंने बताई हैं, जिसमें आपकी गतिक बुद्धि है, संगीतीय बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, और इंजीनियर कार्य करने वालों के लिए आपकी स्थानिक बुद्धि है। तो ये सभी प्रकार की बुद्धियों का उन्होंने वर्णन किया, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक बच्चे में सभी प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बुद्धि उसकी सक्रिय रूप से आगे बढ़ पाती है जिसको बढ़ने के लिए माहौल मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं, निखर करके उभर करके वही सामने आती है जिसके लिए उसे माहौल मिलता है। तो इनके अनुसार जो उनका सिद्धांत है वह बताता है कि ऑप्शन ए, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या ऑप्शन बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। इनका कहना है कि शिक्षक को ऐसा करना चाहिए ताकि जो विषय वस्तु है उनके वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की जो रूपरेखा है उसे ग्रहण करना चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को कई विकल्पों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए ताकि जो गतिक बुद्धि वाला बच्चा है वह उस बुद्धि से सीख सकेगा, स्थानिक बुद्धि वाला उस बुद्धि से सीख सकेगा, भाषिक बुद्धि वाला उस बुद्धि से सीख सकेगा। तो उसे कई वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार से समझ सके। या ऑप्शन सी, क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। जो हमारी क्षमता है वह भाग्य और एक अवधि यानी समय के भीतर नहीं बदलती है। ऑप्शन डी, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। देखिए प्रारंभ में इन्होंने 8 दी थी, वर्तमान में लगभग 9-10 बुद्धियां इन्होंने हो गई हैं इनके द्वारा जो बताई गई हैं। तो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। इनका मानना है कि जो भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ाएं वह 8 तरीके से पढ़ाएं ताकि जब वह उसे पढ़े तो उसके अंदर सभी प्रकार की बुद्धियां विकसित हो सकें। तो जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए
और बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में एक लड़की है जो टी शर्ट को तही कर रही है और तही करते ही करते वह अपने आप से स्वयं बात भी करने लगती है। तो जो उसका यह व्यवहार है स्वयं से बात करने का, वह क्या दर्शा रहा है, उसका क्या संदर्भ है? ऑप्शन है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। बहुत ही लंबा आंसर लग रहा होगा, लेकिन जिसका अगर मैं अर्थ की बात करूं तो बहुत ही शॉर्ट है कि जीन पियाजे ने इसके व्यवहार को कहा है कि ये अहम केंद्रित भाषा है, यानी कि स्व केंद्रित भाषा है, जबकि लेव वाइगोस्की ने इसके व्यवहार को कहा है कि यह निजी भाषा है, वह अपनी निजी भाषा के द्वारा अपने कार्यों को केंद्रित कर रही है। ऑप्शन बी है, जीन पियाजे ने इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर लेव वाइगोस्की की बात आएगी तो सामाजिक की बात आएगी, और ऐसा तो इन्होंने कहा नहीं है। इन्होंने जीन पियाजे को सामाजिक अन्योन्य क्रिया से जोड़ दिया है, जो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखेंगे, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जो जीन पियाजे हैं और लेव वाइगोस्की हैं, वो दोनों ही इसकी जो व्याख्या है वह इस रूप में करेंगे कि जो बच्ची है वह अपनी माँ के व्यवहार का अनुकरण कर रही है। यह ऑप्शन डी है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे, यानी जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों ही इसके विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति बताएंगे। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जीन पियाजे के द्वारा लड़की के इस व्यवहार को अहम केंद्रित भाषा कहा जाएगा और लेव वाइगोस्की के अनुसार इसकी भाषा को क्या कहा जाएगा? निजी भाषा कहा जाएगा। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैंने जब खुद से भी सीटेट दिया था तो मेरे 30 आउट ऑफ 30 यानी 30 में से 30 मार्क्स आए थे, और उसका जो मेन रीज़न था वह सिर्फ और सिर्फ था प्रैक्टिस सेट लगाना। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यकीन मानिए अभी आपको बोरियत लग सकती है, आपको लगता है अरे हो गया यार क्वेश्चन, क्यों अब बार बार उसी को रिवाइज कर रहे हैं, क्यों बार बार उसी की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आज यहाँ समय दीजिए ताकि आपका भी एक बेहतर स्कोर हो सके। अगर आपके अंदर इन प्रश्नों को पढ़ के उनका उत्तर निकालने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो प्रश्न किसी भी तरीके का डाल दिया जाए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और एकमात्र साइकोलॉजी ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश भी करूँगी कि आपके सिद्धांत वगैरह कंप्लीट करा दूँ ताकि आप अच्छे से अपनी पकड़ बना सकें। नेक्स्ट है, लिंग है। लिंग क्या है? शारीरिक संरचना है, या सहज गुण है, या सामाजिक संरचना है, या जैविक सत्ता है? तो जो लिंग है वह एक प्रकार का सामाजिक संरचना है। देखिए, लिंग के बारे में हमारी ये समझ कैसे हो जाती है कि वह लड़का है, वह लड़की है, अरे लड़के को ये काम नहीं करना है, लड़की को ये काम करना है, इस तरीके से लड़के को नहीं रहना है लेकिन लड़की को इसी तरीके से रहना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, उसको ये नहीं पता होता कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ। मेरे अंदर ये भावना कैसे आती है? तो ये भावना लाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा परिवार, घर और समाज ही जिम्मेदार होता है। अगर मूल रूप से कहें तो इसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वह एक समाज पर जाती है। तो लिंग रूपी जो ये पूरा व्यवस्था चल रही है उसकी जो समझ है या उसको जो आगे बढ़ाते हैं, उस चीज़ को किस तरीके से जानते हैं, तो ये एक सामाजिक संरचना है। लिंग आपका एक प्रकार की सामाजिक संरचना है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ये जैविक बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कई लोग इसको शारीरिक समझ करके जैविक लगा देते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। तो लिंग आपका कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, मतलब जो लेव वाइगोस्की हैं वह यह कह रहे हैं कि एक ऐसा शिक्षक जो समाज में दृढ़ विश्वास रखता है, तो आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मतलब एक ऐसे शिक्षक हैं जो समाज को दृढ़ विश्वास रखते हैं, सामाजिकता में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उन्हें अपने बच्चों का आकलन करना है, तो वे दी गई कौन सी विधि को सबसे उपयुक्त मानेंगे, सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है मानकीकृत परीक्षण, या ऑप्शन बी है तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, मतलब किसी भी तथ्य या तर्क को दे दिया और उसके बाद उसके प्रत्याय स्मरण, मतलब उस चीज़ को दोबारा रिकॉल याद करके और उसका फिर आंसर करना, या ऑप्शन सी है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, यानी कि वस्तुपरक प्रश्न दे देना, बहुविकल्पीय प्रश्न देना जैसे आप अभी हल कर रहे हैं। ऑप्शन डी सहयोगी प्रोजेक्ट। तो आप लेव वाइगोस्की की सामाजिक संरचना से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, तो आप क्या करेंगे, कौन सा आप ऑप्शन इसमें से चूज करेंगे?
इसका जो सही आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि जो लेव वाइगोस्की हैं वे समाज को वरीयता दे रहे हैं। हम भी उनकी अभिप्रेरणा से प्रेरित हैं कि हमें भी सामाजिक जो दृढ़ता है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें से अगर हम कोई भी ऑप्शन उठाते हैं, मानकीकृत परीक्षण, हमने एक मानक बना लिया और सभी बच्चों का परीक्षण कर डाला। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमारे बनाए हुए मानक के अनुसार सभी बच्चों की बुद्धि लब्धि हो, सभी बच्चों की रुचि हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तथ्यों पर आधारित तो एक मुख्य तथ्य होगा जो एक रटंत विद्या को जन्म देगा, वो भी गलत हो जाएगा। वस्तुपरक बहुविकल्पी होगा जिसमें बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कोई सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे, इसके साथ साथ क्या होगा कि बच्चे अपने कार्य को भी कर पाएंगे, साथ ही साथ उनमें एक सहयोग की भावना, समूह की भावना, आपसी लेन देन की भावना, जिसके साथ साथ उनमें एक सामाजिकता का भी विकास हो सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक है जिसकी कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नता जैसा पार्ट आ गया है कि सभी बच्चों में जो है विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। किसी को गणित में रुचि होती है तो किसी को हिंदी में, किसी को कला में, तो कोई संगीत में रुचि रखता है। तो इस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग करके उनको नामित करना, मतलब एक परीक्षा लेना, उसके बाद उनके जो भी अंक आते हैं उसके आधार पर उनको अलग अलग नामित कर देना। या ऑप्शन बी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। या ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। पहले ही बता चुकी हूँ कि विद्यार्थियों को डांटना नहीं है, डराना नहीं है, दबाना नहीं है, उनके विचारों को सम्मान देना है, उनके लिए नियम कानून नहीं बनाने हैं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना है। या ऑप्शन डी है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। जो शिक्षण करने की विधि है और आकलन करने की विधि है उसके जो तरीके हों वो समान हों, मतलब सभी के लिए एक जैसे हों, और मानक तरीके हों, मतलब एक ही समान मानक तरीके उपयोग किए जाएं। जैसे मैंने अपना टारगेट बना लिया कि गणित में वॉवेल्स से मान लिए 2 प्रश्न पूछने हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स से 2 प्रश्न पूछने हैं, उसके बाद आपके जेंडर से 2 प्रश्न पूछने हैं, और मैंने वही इक्वलिटी सभी बच्चों में जो है रेगुलर कर दी है। तो क्या ये चीज़ करनी चाहिए? तो ऐसा क्या मतलब जो टीचर करे जिससे उसकी जो ये व्यक्ति विभिन्नता संबंधी समस्या है वो निपट सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह आपका बी राइट हो जाएगा कि सबसे सही होगा कि वह बच्चों से बातचीत करे, जिसके माध्यम से वह यह जान पाएगा कि किस बच्चे की रुचि किस पोर्शन में जान रहा है, कौन सा बच्चा किस प्रकार की बुद्धि को रखता है। तो इसके लिए कोई टेस्ट या आपके किसी भी प्रकार का अंक लगाना, उनसे हम बच्चे की क्षमता का आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजी वाले बच्चे तो फाइट कर जाएंगे, गणित वाले बच्चे रह जाएंगे, वहीं विज्ञान वाले बच्चे विज्ञान के पोर्शन को फाइट कर जाएंगे और संगीत वाले पोर्शन में पीछे रह जाएंगे। तो सबसे बेहतर होगा कि हम उनसे बातचीत करें और उनके विचारों का सम्मान करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, जिससे हम उनकी समस्याओं को समझ सकेंगे और अपने शिक्षण कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। ये पूरी जो मैंने व्याख्या की है, उत्तर आपको यहीं से निकालना है, प्रश्न को पढ़ के। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बाकी यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से मिलेगी आपको एक समझ और आंसर एलिमिनेट करने का तरीका। अगला प्रश्न देखेंगे, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि जो आकलन हम बच्चों का करते हैं वह उद्देश्यपूर्ण होगा, यदि कैसे होगा। ऑप्शन ए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो तो ये उद्देश्यपूर्ण होगा। या ऑप्शन बी, यह केवल 1 वर्ष के अंत में हो। केवल आ गया, ऑप्शन गलत हो गया। कितने बार कहूँ, हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि केवल आ गया, आंसर गलत हो गया। केवल, ही, मात्र, इस प्रकार के शब्द जब जोड़ दिए जाएं ऑप्शन में तो वह गलत है, क्योंकि जो सीटेट है वह आपकी प्रसारता को महत्व देता है, विस्तृतता को महत्व देता है। ऐसा ऑप्शन जो अपने साथ कई चीज़ों को समाहित करे उस चीज़ को महत्व देता है। केवल, एक, ही, मात्र पर जोर नहीं देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। जो विद्यार्थियों की उपलब्धि है उनमें जो अंतर है करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, मतलब 2 बच्चों की तुलना आपस में की जानी चाहिए। ऑप्शन डी है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, मतलब ऐसा आंकलन करना चाहिए। आंकलन का जो उद्देश्य है वह यह होना चाहिए कि बच्चों में भय और जो डर है, तनाव है, इस प्रकार का संचार होना चाहिए। तो भय नहीं दिलाना है, डर नहीं दिलाना है, धमकाना नहीं है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, दबाव भी नहीं बनाना बच्चों पे। और केवल, एकमात्र, ही वाला तो गलत होना ही होना है। फिर अब विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए क्या करना है, तुलनात्मक मूल्यांकन। सुनो, लड़के सुनो, तुम्हारी जो शर्ट है वह बहुत साफ है, लेकिन जो मोहित की शर्ट है वह बहुत गंदी है। तो यहाँ पे मोहित क्या हुआ, डिमोलाइज हुआ। तो इस प्रकार की कोई भी तुलना नहीं करनी है, हमें आंकलन करना है। अरे किसी के नंबर आ गए 25 में 25, किसी के आ गए 20 या
12 ही आ गए मान लो। अब हमें क्या करना है, लड़के लड़की, पहली बात तो जो भी एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए धैर्य। धैर्य के बाद हम याद रखेंगे कि तुलना हमें कभी भी नहीं करनी है। जैसे हमने कहा कि पायल तुम्हारे जो नंबर हैं वह 20 में से 20 आए हैं, लेकिन जो रोशनी है उसके नंबर 18 ही आए हैं। तो अभी हमें रोशनी से क्या करना है, रोशनी तुम्हारे नंबर तो 18 ही आए हैं। अभी रोशनी के अंदर क्या आ गया, एक हीन भावना आ गई कि अरे मैं तो बहुत पीछे रह गई। तो हमें ये नहीं कहना कि पायल के नंबर 20 आए, बल्कि हमें कहना है रोशनी अरे वाह तुम्हारे नंबर तो 18 आए हैं। इससे उसके अंदर क्या आएगा कि पायल के 20 आए हैं, इसका उसे कोई भी ना खुशी होगी ना अफसोस होगा, वह तो सिर्फ एक ही खुशी मनाई जा रही कि मेरे 18 आए हैं। तो इस प्रकार से हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो सके। हमें इस प्रकार का आंकलन करना है ताकि हम बच्चे ने जो सीखा है, जो समझा है, उसका आंकलन कर सकें, और शिक्षक ने जो सिखाया वो बच्चे ने किस तरीके से सीख पाया, कितना सीख पाया, इस प्रकार से शिक्षक का भी आंकलन हो सके। इसमें बच्चे पे ना ही दबाव बनाना है, ना ही केवल बच्चे का करना है, ना ही वर्ष के अंत में ही करना है, यार पढ़ाते जाओ करते जाओ। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, जिसके अनुसार बच्चे को रटाना नहीं है, बोझ कम करना है, उसके बैग का वजन कम करना है, इसके साथ साथ उसे व्यवहारिकता, रचनात्मकता पर जोर देना है, करके सिखाने पर जोर देना है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो शिक्षक है उसकी भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए, अधिनायक के रूप में, या अनुमति परक के रूप में, या सुविधादाता के रूप में, या सत्तावादी के रूप में। सत्तावादी भैया एक ही टीचर है और जो टीचर कहेगा वही होगा। टीचर ने कहा कि तुम लेट आए हो तो तुम उठक बैठक लगाते रहो जब तक मैं मना ना करूं। अब टीचर तो कह के भूल गया, बच्चा उठक बैठक लगाते 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 हो गया बेहोश। तो इस प्रकार की सत्तावादिता नहीं चलेगी। टीचर ने कह दिया कि अगर मैंने बोर्ड पे एक लाइन लिखी है तो वही लाइन सभी छापेंगे। अरे बच्चे का मन है कि वह लिख दे कि वह जाता है, को लिख दे कि वह चला गया। अरे चला गया तो चला गया, इस चीज़ को समझना है। फिर बच्चे को ये समझाना है कि देखो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि उसे तुरंत डांटना है, तुमने ऐसा लिखा तो लिखा क्यों, ये चीज़ नहीं। सत्तावादी नहीं होना, अनुमति परक बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, अधिनायक सिर्फ एक ही टीचर है, जो कुछ है नेता है, सब टीचर ही हैं। बच्चा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, पूछ नहीं सकता। तो इसमें जो सही आंसर होगा सुविधादाता के रूप में, जो टीचर है उसकी भूमिका बताई गई है सुविधादाता के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हमें बच्चों के साथ उनके दोस्त जैसे बन के रहना है, उनके मित्र जैसे बन के रहना है, उनके साथ खेल में उनको सिखाना है। पहले खुद खेलना है, बच्चों को खिलाना है, फिर सिखाना है। हाँ मैं मानती हूँ व्यवहारिक तौर पर ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो गाइडलाइन बताई गई वो यही बताई गई है, जिसके अनुसार हमें आंसर करना है। अगला देखेंगे, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। एक जो अनुसंधान सुझाते हैं, मतलब जो खोजबीन है, हमें बताते हैं कि एक विविध कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वह शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं, या ऑप्शन बी के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं। शिक्षिका की अपेक्षाएं उसके साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं, या ऑप्शन सी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, या ऑप्शन डी पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, कि जो विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं वह विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। जैसे कि मैंने अपनी कक्षा में कहा कि देखो बच्चों, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं और मेरा ऐसा मानना है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कक्षा के सभी विद्यार्थी 10 में से 10 नंबर ही लाएंगे। ये मेरी अपेक्षा अपने विद्यार्थियों से है। विद्यार्थियों ने सुना और अब विद्यार्थी दिन रात मेहनत करेंगे कि मैम ने अगर कहा है तो मुझे 10 में 10 ला के दिखाने, भले ही 8 आए, 7 आए, 5 आए, 3 आए, लेकिन उनकी मेहनत 10 वाली ही होगी। तो जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं वह शिक्षार्थी के विद्यार्थी के अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल करना, ऑप्शन है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। मतलब जो सही बच्चे हैं उनके साथ अगर हमने शामिल कर लिया तो सही बच्चों का हानि होगी, उन्हें जो है उनके साथ गलत होगा। नेक्स्ट देखें, ऑप्शन बी विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, या ऑप्शन सी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण है वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विषय वस्तु धारणा की परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या ऑप्शन डी एक काल्पनिक लक्ष्य है। विशेष
आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण में जो विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप अगर आज यहाँ टाइम दे रहे हैं तो कल आपका बेहतर स्कोर होने वाला है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा, मतलब एक ऐसी कक्षा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उसमें विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ऐसी कक्षा विद्यार्थी के सीखने के जो अनुभव हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, या यह कथन सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, मतलब सांस्कृतिक वाले ये हैं, सामाजिक वाले ये हैं, आर्थिक वाले ये हैं, तो श्रेणीबद्ध दिखाई देगी, या गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ये गलत है क्योंकि इससे बच्चों में स्पर्धा आ जाएगी, या ऑप्शन डी गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे अलग थलग महसूस करते हैं। यह गलत है कि सभी पृष्ठभूमि के बच्चे नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि उनमें दुविधा उत्पन्न होगी और वे एक दूसरे से अलग अलग महसूस करेंगे। तो आपके अनुसार जो सही आंसर है वह क्या होगा? मेरे अनुसार जो सही आंसर होगा, और बिल्कुल राइट है, आयोग ने भी यही माना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एक विविध युक्त कक्षा यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो युक्त कक्षा है उसमें सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चा आता है तो वो अपने सभी कल्चरल बातों को करेगा, उनको बताएगा, जिससे बच्चे कल्चरल चीज़ों को सीख पाएंगे। सामाजिक पृष्ठभूमि वाला वह अपनी समाज की चीज़ों को बताएगा, जिससे कल्चरल भूमि वाला भी बच्चा सीख सकेगा। और आर्थिक पृष्ठभूमि से आया बच्चा अपनी उन चीज़ों को शेयर करेगा जिससे बच्चे उन बातों को भी समझ पाएंगे, तो इससे बच्चों में अधिक अधिगम अच्छे से हो पाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा, मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसकी जो सुनने की क्षमता है, श्रवण क्षमता है, वह केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा। जो ऐसा बच्चा है जो सुनने में असमर्थ है वह अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब वह जो है इस प्रकार की शिक्षा नहीं कर पाएगा जैसे पढ़ना लिखना इत्यादि, उसे व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, कोई व्यवसाय परक, रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। वह बच्चा भी नियमित विद्यालय में अन्य सभी सामान्य बच्चों के तरह ही बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा प्रदान की जाए। उपयुक्त सुविधा और उपलब्ध साधन से तात्पर्य है जैसे उसे सुनने की मशीन देना, या उसे कम सुनाई पड़ता है तो उसे डेस्क पर आगे बिठाना, उसके लिए बोर्ड पर लिख करके देना ताकि वह अगर सुन ना पाए तो देख करके समझ ले। या ऑप्शन सी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, वह कभी भी सामान्य बच्चों के समान नहीं रह पाएगा। या ऑप्शन डी, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऐसे बच्चों को इस स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पर श्रवण बाधित बच्चों का स्कूल है, पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बना है, इन्हें नियमित स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी 2005 हमारे समावेशी शिक्षा पर जोर देता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है कि उसे सिर्फ सुनाई ही तो कम पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वह देख नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, उसमें दिमाग नहीं है, तो उसके अंदर और तो सारी एबिलिटी है, सिर्फ सुनाई ही तो कम पड़ता है। अगर हम उसकी इस समस्या का निदान कर दें तो वह भी सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य कर पाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। केवल अकादमिक, क्योंकि केवल आ गया है इसलिए ये तो ऑप्शन आपका गलत होना ही होना है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 2, यानी कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। उसकी जो समस्या है उसे दूर करके उसके लिए उपयुक्त साधन सुलभ कराए जाएं तो वह बच्चा भी अन्य बच्चों की तरह अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। तो इस प्रकार ये आपके जो 30 क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला भी आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, पूरे वीडियो में कोई भी पोर्शन जो आपको ज़रा सा भी टच किया है कि हाँ ये चीज़ मेरे लायक है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिएगा। बस इतना ही कहूँगी कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।